हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इसमें हमने पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो भारतीय समाज में जो है अनेक बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी, जिनमें से जाति प्रथा, दहेज प्रथा आपका हो गया, सती प्रथा हो गया। तो बहुत सी बुराइयां भारतीय समाज में आ चुकी थी। और हमने ये भी बताया आपको कि जो राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा पर जो है कानून बनवाया। तो देखिए, आइए आगे उदाहरण के ज़रिए में बता रहा है। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय के अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। ये कह रहा है राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक या आलोचना के बीच बहस के रूप में लिखे गए। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक, यानी जो सती प्रथा का जो समर्थक था उसके विचार हैं। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे योग्य नहीं रहती। अर्थात वह व्यक्ति जो सती प्रथा का समर्थन करता है तो उसका क्या मानना था औरतों के बारे में, कितने देखिए गलत विचार हैं। औरतें, उनका कहना था कि औरतें जो हैं कुदरती तौर पर कम समझदार होती है, अर्थात पुरुषों के मुकाबले उन्हें समझदारी उनमें कम होती है और उनमें दृढ़ संकल्प की कमी होती है और भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जानने की कामना करने लगती है। उनका कहना था कि बहुत सी जो औरतें हैं अपने पति की मृत्यु के पश्चात वो जीना नहीं चाहती और पति के साथ ही मर जाना चाहती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हमें उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। कह रहा है कि औरतें कहीं इन्हीं जलने की वजह से इन्हें डर ना जाए, इसलिए हम जो उन्हें जो है लकड़ियों से, जो जलती जो चिता है लकड़ियों से, उसे हम बांध देते हैं। तो देखिए कितने गलत विचार थे पहले। यानी जो किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जो है पति के साथ चिता में जलना पड़ता था। ये दर से बेटा आप सोच कर देखिए कितना दर्दनाक होता था। अब ऐसे में जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की विरोध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो उन्होंने क्या कहा जवाब में, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है। यानी राजा राम मोहन राय ने कहा कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी क्षमता यानी एबिलिटी साबित करने का मौका ही कहाँ दिया है। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें समझ नहीं होती, अर्थात तुमने उसे पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं में समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई भी व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो उसे हम अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उसे कमतर कैसे कह सकते हो। यानी राजा राम मोहन राय का कहना था कि अगर तुम लड़कियों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उनको कम कैसे कह सकते हो, पुरुषों के मुकाबले तुम उन्हें जो है कम कैसे करके आंक सकते हो। नहीं, कहने का मतलब ये है राजा राम मोहन राय के कि यदि महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगी, वो तो कम ही रहेंगी। अब आगे देखिए। तो इस उदाहरण के जरिए राजा राम मोहन राय ने बताया है कि उस समय जो महिलाओं के बारे में लोगों के किस प्रकार के विचार थे। अब आगे देखिए, कह रहा है उदाहरण के लिए प्रसिद्ध विचारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार का ये सुझाव मान लिया गया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। तो बेटा आप अंडरलाइन कर सकते हो, यानी अगर 1856 में विधवा विवाह का जो कानून का पारित किया गया, 1856 में विधवा विवाह का कानून पारित कर दिया गया। और ऐसे में बहुत से जो लोग थे उन्होंने विद्यासागर का और अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे
19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया गया आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा इलाकों में वारिसलिंगम ने पतंतु ने विधवा विवाह के समर्थन में यह संगठन बनाया था। लगभग उसी समय मुंबई में, यानी जो मुंबई महाराष्ट्र बेटा में, युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद कह रहे हैं, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवाओं महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके नए कानून का विरोध करते रहे। ये कह रहा है अगर अभी भी ये इतना प्रचार करने के बावजूद भी भारत में विधवा जो महिलाएं थी जो विधवा विवाह कर रही थी उनकी संख्या बहुत ही कम थी। अब कह रहा है इस लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना यानी पढ़ाना लिखाना बहुत ही आवश्यक है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत से लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे जो है लड़कियां बिगड़ जाएंगी, यानी लोगों को समाज में लगता था यदि वो लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनका मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले माता पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। यानी ख़ास तौर से वे महिलाएं पढ़ लिख सकती थी जो धनाढ्य वर्ग की होती थी, और जो गरीब या आम वर्ग की जो बेटा महिलाएं जो लड़कियां थी अभी भी उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पा रहा था। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक में राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छुपे पढ़ना लिखना सीखा था। बेटा ये चीज़ हमने साथ ही में पढ़ी थी। 19वीं सदी में आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने गए। ये कह रहा है 19वीं सदी में आर्य समाज द्वारा पंजाब प्रांत में और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्होंने घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। कह रहे उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। किन परिवारों में? मुस्लिम परिवारों में। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने, जो समाज सुधारक थे, कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इस उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। अर्थात यानी इसमें कहा गया कि जो महिलाएं हैं धर्म के बारे में और घर के बारे में, घर को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे पालना है, इसके बारे में पढ़ें। तो हमने ये अब तक पढ़ा कि किस प्रकार उस समय बेटा प्राचीन समय में 18वीं या 19वीं शताब्दी में किस प्रकार महिलाओं को जो है पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और ख़ास तौर जो सती प्रथा जो हमारे देश में समाज में जो ये बुराई व्याप्ति, किस प्रकार से इस बुराई पर जो है दूर करने का प्रयास किया गया हमारे समाज सुधारकों के द्वारा। आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।